हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सीबीएसई वॉरियर। तो आज हम डिस्कस करेंगे मंत्री परिषद। हमारी जो लास्ट क्लास रही थी उसके अंदर हमने मंत्री परिषद किया था, जिसके अंदर हमने मंत्री परिषद के गठन से संबंधित जो हमारा क्वेश्चन था, जो हमारा टॉपिक था, उसको हमने कंप्लीट किया था। आज हम करने वाले हैं मंत्री परिषद की शक्तियाँ, कि जो मंत्री परिषद बनाई जाती है उनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं जिसके तहत वो अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो मंत्री परिषद के पास जो शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री के अलावा जो होती हैं वो राष्ट्रपति की होती हैं। कि जो राष्ट्रपति है वो अपनी शक्तियों का जो प्रयोग है वो स्वयं न कर करके प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के द्वारा ही किया जाता है। हमने जो मंत्री परिषद का गठन किया था उसके अंदर देखा था कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 के अंदर एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होता है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री के द्वारा ही उस मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, उसका चुनाव किया जाता है कि किस किस मंत्री को उस मंत्री परिषद में शामिल किया जाएगा। चाहे मंत्रियों का कार्य विभाजन से संबंधित है, मंत्रियों में अगर मतभेद चल रहा है तो उसे दूर करने का कार्य भी प्रधानमंत्री का है। अगर किसी मंत्री को एक विभाग से हटाकर दूसरे विभाग में लगाना है तो भी ये सारे कार्य किसका होता है? प्रधानमंत्री का। लेकिन प्रशासनिक रूप से गवर्नमेंट अगर सरकारी रूप से देखा जाए तो उनकी नियुक्ति का जो दायित्व होता है वो राष्ट्रपति का होता है। और हमने ये भी देखा था कि मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए दो योग्यताओं का होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी? पहली योग्यता तो ये है कि वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या फिर राज्यसभा का सदस्य हो। दूसरी कि यदि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है फिर भी उसे मंत्री परिषद में शामिल किया गया है तो उसके पास 6 महीने का समय होगा और उस 6 महीने के अंदर वो संसद की सदस्यता प्राप्त करने का प्रयास करेगा, चाहे वो लोकसभा है या फिर राज्यसभा। यदि वो 6 महीने में सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाता तो उसका जो पद है वो 6 महीने बाद अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। ओके, तो इसके अलावा हमने पढ़े थे मंत्री परिषद की श्रेणियां थी, 3 प्रकार की श्रेणियां बताई गई थी। पहले कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं जो उच्च होते हैं, दूसरा राज्य मंत्री होते हैं, तीसरा उप मंत्री होते हैं। ये 3 श्रेणियां थी। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं मंत्री परिषद की शक्तियां, कि कौन कौन सी इनके पास शक्तियां होती हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बात कहूँगा कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना है, और जिसने अभी तक पिछली वीडियो को वॉच नहीं किया है प्लीज़ वो उन वीडियो को अच्छे से वॉच करें, तभी आपका ये जो चैप्टर नंबर 6 है वो कंप्लीट आपको समझ में आएगा। स्टार्टिंग से लग जाना। इसके अलावा पहला और दूसरा लेसन भी कम्प्लीटली अपलोड है वीडियो के रूप में, आप उन्हें भी अच्छे से वॉच करें, समझें, और आपके पास जो भी बुक गाइड है आप उनसे क्वेश्चन आंसर रिलेटेड तैयार करें। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं मंत्री परिषद की शक्तियाँ। देखो, सबसे पहले आपको इसके पॉइंट ध्यान में होने चाहिए कि मंत्री परिषद को समझने के लिए, इनकी शक्तियों को करने के लिए इनके पॉइंट क्या क्या हैं। पहला पॉइंट आता है राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। देखो, संपूर्ण देश की बात हो रही है, संपूर्ण देश की बात हो रही है, तो संपूर्ण देश को चलाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाती है। राष्ट्रीय नीति एक प्लानिंग के तहत कार्य किया जाता है। दूसरा होता है कानून पर नियंत्रण, कानून निर्माण पर नियंत्रण, कि जो भी कानून निर्माण किया जाता है मंत्री परिषद के द्वारा उसके ऊपर पूर्णतः नियंत्रण रहता है। चाहे अगर हम संसद की बात करें, संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, कानून निर्माण पर नियंत्रण। 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद आता है, इसके अंदर तीसरा पॉइंट आ जाएगा इसमें, राष्ट्रीय कार्यपालिका, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण।
चौथा पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा वित्तीय कार्य, कि जो मंत्री परिषद होता है उनके पास कौन से वित्तीय संबंधी कार्य होते हैं, बजट संबंधी कार्य होते हैं। और पांचवा आ जाएगा इसके अंदर वैदेशिक संबंधों का संचालन, कि जो अन्य देशों के साथ विदेशिक संबंध होते हैं उनका संचालन किस प्रकार किया जाता है। आपको पता है कि हमारे देश में एक विदेश मंत्री होता है, वो क्या करता है, वो अन्य देशों के साथ, चाहे वो वित्तीय रूप से है, सामाजिक रूप से है, वो उनके साथ संबंध स्थापित करता है। और छठा आ जाएगा इसके अंदर नियुक्ति संबंधी कार्य, नियुक्ति संबंधी, कि हमारे देश में प्रशासनिक रूप से किसी उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करनी है तो उनके लिए मंत्री परिषद क्या करेगी, उनके लिए मंत्री परिषद नाम सूची तैयार करेगी। एक सूची बनाई जाएगी कि किस किस व्यक्ति को पद पर नियुक्त करना है। चाहे अगर हम बात करें हमारे देश के राज्यों के राज्यपालों की, कि राजस्थान के अंदर एक राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो उसके लिए क्या होगा, मंत्री परिषद उसका नाम निर्धारित करेगी और उसका नाम उस राज्य के मुख्यमंत्री को प्रस्तावित किया जाएगा और मुख्यमंत्री की अनुमति के पश्चात उसका नाम राष्ट्रपति को दिया जाएगा, तभी राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो शुरुआत से देखना है, पहले पॉइंट से अपने शुरू करेंगे, राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना। देखो राष्ट्रीय नीति के अंदर क्या था, एक इसके अंदर प्लानिंग बनाई जाती है, इसके अंदर क्या होता है, एक प्लानिंग के तहत ही कार्य किया जाता है, कि जो भी मंत्री परिषद होती है वो अपने सभी मंत्रियों के साथ, अपने प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के एक प्लानिंग निर्धारित करती है और इसके तहत वो क्या करती है, विभिन्न विभागों के अलग अलग मंत्रियों के साथ बैठक करती है और किस प्रकार दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाना है, उन्हें अच्छे बनाना है, इसके लिए भी वो निरंतर अपनी प्लानिंग करती रहती है। इसी तरह दूसरा इसके अंदर आ जाएगा कानून निर्माण पर नियंत्रण। देखो इसमें क्या होता है कानून निर्माण के अंदर, कि हमारे देश में संसदात्मक व्यवस्था जो है उसके अंदर क्या है कि जो निर्धारण, उसके अंदर जो कार्य क्षेत्र है ना मंत्रिमंडल का, वो सीमित नहीं है। लेकिन होता क्या है कि इसमें कानून निर्माण का जो कार्य है ना वो हमारे देश की संसदात्मक व्यवस्था के पास ही है, यानी कि जो सांसद हैं हमारे देश के, चाहे वो लोकसभा है या राज्यसभा, उनके द्वारा ही कानून निर्माण संबंधी नीति बनाई जाती है। वो पहले से प्लानिंग करते हैं, एक प्रस्ताव तैयार करते हैं और उस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों से बहुमत द्वारा उसे पारित करवाते हैं और जब तक दोनों सदनों से इसे पूर्ण बहुमत नहीं मिल जाता तब तक वो सदन, सॉरी, जो वो प्रस्ताव है वो दोनों सदनों से पारित नहीं होता। ये होती है राष्ट्रीय नीति, यानी कि कानून निर्माण पर नियंत्रण, कि एक भी सदन ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो वो कानूनी जो प्रक्रिया है, कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो वहीं रुक जाएगी। ओके, इसके बाद आता है इसके अंदर तीसरा तीसरा पॉइंट था सर्वोच्च कार्यपालिका पर नियंत्रण, यानी कि हमारी जो देश की कार्यपालिका है। देखो हमने सरकार के 3 अंग किए थे, मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। सरकार के 3 अंग किए थे। पहला अंग हमने किया था व्यवस्थापिका, पहला अंग क्या किया था, व्यवस्थापिका। दूसरा अंग किया था हमने कार्यपालिका, ये उसी की बात कर रहा है कार्यपालिका की। और तीसरा अंग आ जाता है इसके अंदर न्यायपालिका। ये जो 3 अंग हैं ये हमारे सरकार के 3 अंग हैं। व्यवस्थापिका कंप्लीट हो चुका है। व्यवस्थापिका के अंदर हमने संसद को पूरा किया था ना संसद को। और कार्यपालिका में क्या है, कार्यपालिका के अंदर हमने उन व्यक्तियों के बारे में किया, उन लोगों के बारे में किया जिनके द्वारा कार्य किया जाता है, चाहे हमारे देश का राष्ट्रपति है, चाहे उपराष्ट्रपति है, कर लिया ना हमने ये, चाहे प्रधानमंत्री है या फिर प्रधानमंत्री की जो मंत्री परिषद है, इनके द्वारा कार्य किया जाता है। ये वो लोग हैं जो कार्य को पूर्ण करते हैं। तभी तो देखो यहाँ पे क्या पॉइंट क्या लिखा था मैंने, तीसरा तीसरा पॉइंट यही लिखा था कि राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण, की सर्वोच्च नियंत्रण होता है। और हमारे देश की जो
कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं। हमारे देश में संसदात्मक रूप से कार्यपालिका संबंधी जो समस्त शक्तियां हैं, सर्वोच्च शक्तियां हैं, वो राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं। लेकिन राष्ट्रपति की इन शक्तियों का जो प्रयोग है, वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। और हमारे देश में जो कार्यपालिका है वो अलग अलग भागों में बंटी हुई, अलग अलग उसके विभाग बनाए गए हैं और प्रत्येक विभाग के अंदर एक मंत्री को नियुक्त किया जाता है, उसका अध्यक्ष बनाया जाता है और उसी की देखरेख में ही उस विभाग का संचालन किया जाता है। ये था हमारा तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। अब हम बात करेंगे आगे चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट कौन सा हमारा? चौथा पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर वित्तीय कार्य। ये जो वित्तीय कार्य है आप सीधा ध्यान में रखोगे, बजट निर्माण संबंधी। किससे संबंधित है ये? हमारे देश की बजट निर्माण संबंधी, हमारे देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कौन कौन सी प्लानिंग की जाती है, कौन कौन सी आर्थिक नीतियां अपनाई जाती हैं जिसके कारण हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी हो जाए। अब इसके लिए क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष सरकार के द्वारा बजट निर्माण किया जाता है और इस बजट के अंदर सरकार क्या करती है, पिछले वर्ष का आय व्यय का ब्यौरा रखती है। यानी कि जो पिछला वर्ष था, पिछला वर्ष, और जिस वर्ष के लिए, मान लीजिए ये जो पिछला वर्ष कौन सा था, अब वर्तमान में हमारा जो वर्ष चल रहा है, वित्तीय वर्ष चल रहा है, आपको पता है 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक हमारा वित्तीय वर्ष होता है ये। और ये जो वित्तीय वर्ष है 1 वर्ष के लिए होता है जिसके अंदर हमारी जो सरकार होती है वो आय व्यय का बजट रखती है और 1 वर्ष के अंदर सरकार कितना पैसा खर्च करने वाली है, उस खर्च के पश्चात सरकार को कितनी आमदनी होने वाली है, सरकार को कितनी आय प्राप्त होने वाली है और इसके अलावा सरकार को कितना घाटा होने वाला है, कितना नुकसान होने वाला है, कितना पैसा डूबने वाला है, उन सब की जो रिपोर्ट है वो इस वित्तीय वर्ष के बजट के अंदर रखी जाती है। प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष, प्रत्येक विभाग का मंत्री अपने विभाग से संबंधित रिपोर्ट तैयार करके वित्त मंत्री को सौंपता है। क्यों? क्योंकि जो बजट संबंधी जो कार्य होता है उसकी जो प्रस्तुतिकरण, उसे संसद में प्रस्तुत करने का जो अधिकार है वो वित्त मंत्री के पास ही होता है और ये जो वित्त मंत्री है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही इस बजट को संसद के अंदर प्रस्तुत करता है या अन्य मंत्रियों के साथ मिलकर के वो इस बजट का निर्माण करता है। और आपको पता है कि ये जो बजट है, सबसे पहले बजट को अपने धन विधेयक के नाम से जानते हैं, बजट को धन विधेयक के नाम से जाना जाता है और ये जो धन विधेयक है सबसे पहले कहाँ रखा जाता है? लोकसभा में रखा जाता है। लोकसभा से पारित होने के बाद ही ये जो विधेयक है वो आगे राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा के पास कितना समय होता है? मात्र 14 दिन। राज्यसभा के पास मात्र 14 दिन का समय होता है। 14 दिन में अगर पारित कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये 14 दिन बाद क्या होगा? अपने आप ही पारित समझा जाता है। ये था मंत्रिपरिषद के पास वित्तीय कार्य, किस प्रकार वो अपनी शक्तियों का वो प्रयोग करती है। नेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर 5 नंबर। 5 नंबर है वैदेशिक संबंधों का संचालन। 5वां पॉइंट क्या है? वैदेशिक संबंधों का संचालन। देखो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए भारत का जो विदेशिक संबंधों का संचालन है, आपको पता है भारत के विदेश मंत्री के द्वारा ही किया जाता है कि भारत का जो विदेश मंत्री है वो अन्य देशों के साथ, चाहे वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से है या मानवीय रूप से, किसी भी रूप से, किसी भी नीति संबंधी कोई भी संधि करनी है, कोई भी डील करनी है तो उसके लिए भारत के विदेश मंत्री को कार्य सौंपा गया है। लेकिन होता क्या है कि विदेशिक संबंधों के साथ अगर कोई उच्च स्तर की डील है, अगर कोई बड़ी डील है तो उसके लिए प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ही कार्य पूरा किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ही अन्य देशों की यात्राएं की जाती हैं। या फिर अगर हम विदेशी संबंधों के तहत देखें
इसमें क्या होता है कि हमारे देश में अगर अन्य देशों के साथ जो सीमा संबंधी विवाद चल रहे हैं या अन्य कोई विवाद चल रहे हैं, युद्ध संबंधी कोई समस्या बनी हुई है और उसके अलावा शांति संबंधी अगर कोई प्रस्ताव लेकर के आना है, तो उसके लिए जो कार्य होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो हमारे देश के विदेश मंत्री के द्वारा ही किया जाता है। और हमारे देश के विदेश मंत्री द्वारा ही विदेशी संबंधों को किस प्रकार मजबूत किया जाए, कैसे उन्हें शांतिपूर्वक निभाया जाए, कैसे उन्हें अच्छे बनाया जाए, कैसे अन्य देशों के साथ विदेशी संबंधों को बढ़ाया जाए, इन सब का संचालन वैदेशिक विभाग को ही सौंपा जाता है। ओके, इसके बाद हम करेंगे लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर 6 नंबर, नियुक्ति संबंधी कार्य। लास्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर, नियुक्ति संबंधी कार्य। कि मान लीजिए कि हमारे देश में प्रशासनिक रूप से उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करनी है, उच्च अधिकारियों की नियुक्ति आ जाए ना, तो इनकी नियुक्ति तो हमेशा राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, नियुक्ति से पहले उनका चुनाव किया जाएगा। नियुक्ति से पहले क्या होता है, चुनाव होता है ना। मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, जब तक आप किसी कार्य का चुनाव नहीं करेंगे तब तक आप उसे कैसे पूरा करेंगे। तो सबसे पहले चुनाव किया जाता है, और चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा, चुनाव किया जाता है मंत्री परिषद के द्वारा। मंत्री परिषद उनकी एक सूची निर्धारित करेगी और उनकी सूची बना करके वो किसको देगी, राष्ट्रपति को देगी, और राष्ट्रपति के द्वारा ही उन्हें उनके पद पर नियुक्त किया जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करनी है, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। लेकिन जब चुनाव की बात आ जाए तो चुनाव कौन करेगी, चुनाव मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। ये मंत्री परिषद उस व्यक्ति का राज्यपाल के रूप में चुनाव करके राष्ट्रपति को नाम प्रस्तावित किया जाएगा, और राष्ट्रपति द्वारा ही उस राज्य के राज्यपाल को नियुक्त किया जाएगा, और इसे शपथ दिलाने का कार्य भी किसका होता है, उस राज्य के उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उस राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नियुक्ति संबंधी के अंदर मान लीजिए भारत की कार्यपालिका के अंदर जो शक्तियां हैं उसको नियंत्रित करने का कार्य जो है वो विपक्ष पार्टी को भी दिया जाता है। जो विपक्षी दल होता है, जैसे वर्तमान में बीजेपी सरकार है, तो विपक्षी दल कौन सा है, कांग्रेस है। तो कांग्रेस को भी जो मंत्रिमंडल बनाया गया है उसके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए कुछ अधिकार दिए जाते हैं। जैसे उनसे प्रश्न पूछना है, उनके ऊपर किसी विषय संबंधी विवाद करना है, वाद विवाद करना है, तो ऐसे कुछ अधिकार दिए जाते हैं जिससे जो मंत्रिमंडल होता है वो अपने कर्तव्यों को ध्यान से करता समझते हुए उन्हें पूरा करता है। वो अपने नियंत्रण में रहता है, अपनी हदों को वो पार नहीं करता। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर हमने मंत्री परिषद की शक्तियों को पूर्ण कर लिया है। पिछली क्लास जिसके अंदर हमने मंत्री परिषद के गठन को किया था, और आज हमने कर लिया है मंत्री परिषद की शक्तियों को। आइए तो आप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा टफ नहीं है। 2 बार इस वीडियो का आप वॉच करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कल की हमारी जो क्लास रहेगी, कल हमारी जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होता है और इसके क्षेत्राधिकार कौन कौन से, यानी कि इसकी शक्तियां कौन कौन सी हैं जिसके तहत ये अपने कार्य को पूर्ण करता है। तो किसी ने कल की क्लास मिस नहीं करनी है, और मंत्री परिषद टॉपिक को आपने अच्छे से वॉच करके अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि वो भी आपके साथ साथ अपने सामाजिक विषय को स्ट्रॉन्ग बना पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।